सो हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं वेलकम करता हूं आप सबको मेरा और एक सेशन जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस सेशन में दोस्तों हमने कवर किया बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन पार्ट, उसकी डिस्कवरी और उसकी थ्योरी यानी कि सेल थ्योरी। तो दोस्तों अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को सही से जानेंगे। तो दोस्तों पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को जानेंगे, बाद में यूकैरियोटिक सेल के बारे में जाएंगे, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ में देखें तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आइए पहले प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखने से पहले हम ये जान लें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्यूलर और दूसरा होता है नॉन सेल्यूलर। ये जो सेल्यूलर होता है दोस्तों, ये सेल की तरह होता है और सेल से बना हुआ होता है, और ये जो नॉन सेल्यूलर होता है वो सेल की तरह नहीं होते हैं और जो कि सेल थ्योरी को प्रूव नहीं करते हैं, यानी कि फॉलो नहीं करते हैं सेल थ्योरी को। और ये जो कि सेल की तरह होते हैं और सेल थ्योरी को मानते हैं। तो दोस्तों इनका अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो हो गया वायरसेस, जो कि सेल थ्योरी को नहीं मानते हैं और सेल की तरह नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये और दो तरह के होते हैं। एक हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। तो दोस्तों अब जानते हैं ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है ये दो नाम से लेके होता है। एक हो गया प्रो और यू और दूसरा हो गया कैरियोटिक। तो ये जो दो चीजें हैं इन दोनों को लेके इनका नाम बनता है। तो दोस्तों इसी से जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रो का मतलब होता है दोस्तों, प्रो यानी बिफोर और प्रिमिटिव, यू यानी ट्रू, और जो कैरियोटिक होता है ये कैरियोन सबसे लिया हुआ है, कैरियोन यानी न्यूक्लियस। तो दोस्तों जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जिनका न्यूक्लियस ट्रू होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया उनका क्लासिफिकेशन। तो आइए जानते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल आखिर होता क्या है। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये दो वर्ड्स में बटा हुआ है। एक है प्रो, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी पहले, और जो कि ट्रू नहीं है बिफोर, पहले आने वाले न्यूक्लियस जो कि पहले पहले आए थे। और एक हो गया कैरियोटिक। कैरियोटिक दोस्तों, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो दोस्तों जिनमें की ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, और जिनके पहले वाले न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। जनरली दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और साइज में स्मॉल होते हैं। तो लिखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और टीनी इन साइज, टीनी और स्मॉल इन साइज। तो दोस्तों जो कि हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और स्मॉल साइज के, इनके एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया और वायरसेस। ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों ये हो गया उसका डेफिनेशन। अब आते हैं कि एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे है। सो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, और जो उनका आउटर लेयर होता है वो 3 लेयरों में डिवाइड हुआ होता है। सो फ्रेंड्स द फर्स्ट लेयर इज, अगर हम एक ऐसे बना दे डायग्राम, सो द फर्स्ट लेयर इज द कैप्सूल व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो दोस्तों ये जो उसका आउटर सरफेस है, आउटर बाहर का जो सरफेस है वो होता है कैप्सूल। और हम और एक लेयर बनाएंगे
जिसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हों, कुछ फोल्डिंग्स हों। तो ये हो गया दोस्तों उसका इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया उसका इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोस्तों ये हो गया उसका इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो थर्ड यानी कि जो कैप्सूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है ये जो एरिया हो गया, ये हो गया उसका सेल वॉल। तो दोस्तों ये हो गया उसके तीन पार्ट्स बाहर के। पहला हो गया कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोस्तों ये जो फोल्डिंग्स हैं, ये जो है इसे थाइलाकोइड कहा जाता है। थाइलाकोइड्स का जनरली काम होता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने में ये थाइलाकोइड्स काम आते हैं। तो जो दोस्तों ये थाइलाकोइड्स होते हैं ये जनरली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जैसे कि हमारे हो गए साइनोबैक्टीरिया। कौन? साइनोबैक्टीरिया, जो कि थाइलाकोइड्स कंटेन करते हैं, जिन्हें फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है। तो ये हो गया दोस्तों उसकी फोटोसिंथेसिस रीजन। उसके बाद आते हैं दोस्तों एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है इसे मेसोसोम्स कहा जाता है। मेसोसोम्स कहा जाता है दोस्तों। ये जो मेसोसोम्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से निकल के एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं इससे क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा हो जाता है। तो इसका एक फंक्शन हो गया दोस्तों इंक्रीज इन साइज। इसका सेल का साइज इंक्रीज करने में इसका काम होता है, किसका? मेसोसोम्स का। तो दोस्तों दूसरा इसका फंक्शन होता है इट्स हेल्प इन सिक्रेशन एंड रेस्पिरेशन। दोस्तों ये जो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों इसका जो तीसरा फंक्शन होता है वो होता है दिस एक्सटेंशन यानी कि मेसोसोम्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल के सिंथेसिस में भी ये जो मेसोसोम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स अब आते हैं हम उसके न्यूक्लियर रीजन की तरफ कि आखिर उसका न्यूक्लियराइजेशन होता कैसे है, होता है नहीं होता है, कैसे होता है, आइए हम जानते हैं। सो फ्रेंड्स द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट वेल डिफाइंड और पोरली डेवलप्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, उसका न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स तो आखिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट कैसे होता है? अगर न्यूक्लियर रीजन नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कैसे होगा? सो फ्रेंड्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट नेकेड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है दोस्तों? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल। दोस्तों ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये जनरली नेकेड प्रेजेंट होता है। और एक स्मॉल जो उसका रीजन होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है, वो जनरली पोरली डेवलप होता है क्योंकि उसका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कि हम जो सिंगल डीएनए है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड का मीनिंग होता है दोस्तों न्यूक्लियस की तरह। जहां पे भी ओओइड लगा है उसका मतलब होता है उसकी तरह, यानी जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो न्यूक्लियस की तरह होता है। न्यूक्लियस तो नहीं लिख सकती इसलिए उसे न्यूक्लियोइड लिखा गया है। तो फ्रेंड्स जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है हमने जाना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और वो नेकेड यहाँ वहाँ घूमते रहता है। तो दोस्तों जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बावजूद भी कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और वो होता है प्लाज्मिड। तो ये दोस्तों हो गया प्लाज्मिड जो कि डीएनए के अलावा यानी कि जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी पाया जाता है। तो दोस्तों आइए कुछ जानते हैं प्लाज्मिड के बारे में। ये जो प्लाज्मिड होता है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर जनरली सर्कुलर होता है और इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है, वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। दोस्तों इन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। उसके प्रेजेंस और एब्सेंस को लेकर दो तरीके के बैक्टीरिया होता है। एक हो गया दोस्तों ग्राम पॉजिटिव
और दोस्तों दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो तरीके के बैक्टीरिया होता है तो दोस्तों जिनमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है वो हो गया ग्राम पॉजिटिव और मेल डोनर बैक्टीरिया। और दोस्तों जिसमें कि प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता है वो हो गया फीमेल रिसेप्टर बैक्टीरिया। और बात दोस्तों जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया यानी कि मेल डोनर बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, पाइलस जैसे स्ट्रक्चर जिसे कि हम बाद में पढ़ेंगे वो जनरेट करके दूसरे किसी बैक्टीरिया से कॉन्जुगेट कर सकते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल पे ट्रांसफर करने को कॉन्जुगेशन प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को सेक्स पाइलस के जरिए, जो सेक्स पाइलस के हम आगे पढ़ेंगे उसके जरिए दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो उनका एक रिप्रोडक्शन मेथड होता है। सो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, कि ऐसा क्या ऑर्गन है जो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है और वेरियस प्रोसेस में हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज एलोंगेटेड फ्लैजिलम। तो क्या है दोस्तों, वो है उनका एलोंगेटेड फ्लैजिला। ये हो गया उनका लोकोमोटरी ऑर्गन जो कि है फ्लैजिला। तो दोस्तों जो फ्लैजिला होता है ये जनरली प्रोकैरियोटिक सेल का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो दोस्तों जो फ्लैजिला होता है वो तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड होकर होते हैं। पहला हो गया उनका फिलामेंट, दूसरा हो गया हुक पार्ट और तीसरा हो गया बासल बॉडी, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों कि टोटल एक फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो अब के लिए जान लेते हैं कि जो उनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो होता है फ्लैजिला। तो दोस्तों एक्सेप्ट फ्लैजिला देयर आर सच फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट कॉल्ड फिम्बरी। ये हो गए कुछ स्ट्रक्चर जो कि हो गए हमारे फिम्बरी। तो दोस्तों ये जो फिम्बरी होते हैं इनका काम क्या होता है, द फिम्बरी आर नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लोकोमोशन। उनका लोकोमोशन में कोई भी रोल नहीं होता। दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू अनदर सरफेस। जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया को दूसरे कुछ सरफेस में जैसे कि पत्थर से हो गए कि दूसरे किसी बैक्टीरिया को कनेक्ट करने के लिए ये जो फ्लैजिलम होते हैं, जो फिम्बरी होते हैं, फिम्बरी होते हैं वो हेल्प करते हैं। यानी कि पहला हो गया उनका लोकोमोटिव ऑर्गन फ्लैजिलम यानी कि फ्लैजिला जो कि उनके लोकोमोशन में यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में लेने के लिए हेल्प करता है। और दूसरा हो गया उनका फिम्बरी जो कि लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, किसी भी सरफेस में अटैच होकर रहने के लिए हेल्प करता है। और एक दोस्तों और एक स्ट्रक्चर होता है जो होता है पाइलस। Pilus are generally tube-like structure only present in gram-positive bacteria। पहले जिसमें हम पढ़े थे कि जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसे ग्राम-पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो उसी बैक्टीरिया में क्या होता है, एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फिम्बरी के जैसे दिखते हैं लेकिन फिम्बरी से काम करते नहीं। जो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम क्या होता है, द पाइलस और सेक्स पाइलस लिख देते हैं पीली और प्लूरल में उनका होता है पाइलस। जो सेक्स पाइलस होता है उनका काम होता है इन द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, कॉन्जुगेशन प्रोसेस। कॉन्जुगेशन प्रोसेस में दोस्तों ये जो सेक्स पाइलस होते हैं ये जनरली हेल्प करते हैं। तो हेल्प कैसे करते हैं, ये जो सेक्स पाइलस के थ्रू, ये जो सेक्स पाइलस अगर इसमें सेक्स पाइलस प्रेजेंट है तो ये हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो दूसरा क्या आएगा, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आएगा। अगर एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आया तो ये हो गया उसका सरफेस। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ अटैच होकर ये क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर से वो ट्रांसफर कर देगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को और वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ आप अभी के लिए इतना जानते हैं कि जो पाइलस का फंक्शन, मेन फंक्शन होता है वो होता है दूसरे किसी भी बैक्टीरिया को, नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर जाके अटैच होने का और कॉन्जुगेशन प्रोसेस में हेल्प करने का। कैसे, एक जेनेटिक मटेरियल को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लेके जाने से।
तो दोस्तों ये हो गए जनरली 3 लोकोमोटरी ऑर्गन और कॉन्जुगेशन प्रोसेस में हेल्प करने वाले ऑर्गन। पहला हो गया हमारा फ्लैजिला जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाने के लिए हेल्प करता है। दूसरा हो गया दोस्तों हमारा फिम्बरी। फिम्बरी क्या करता है, किसी भी सरफेस में अटैच होने के लिए हेल्प करता है। तीसरा दोस्तों हो गया हमारा पाइलस। पाइलस यानी पिली क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे फीमेल बॉडी के जेनेटिक मटेरियल में, फीमेल बॉडी में पहुंचाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये हो गया उसके लोकोमोटिव पार्ट। अब आते हैं हम इनके न्यूक्लियर कंपोनेंट की तरफ। तो दोस्तों न्यूक्लियर कंपोनेंट क्या होते हैं, जिन जिन ऑर्गेनेल्स की चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड होकर रहता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड कंपोनेंट को न्यूक्लियर कंपोनेंट कहा जाता है। पर दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होते, ऐसी कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होती जिनकी चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हो गया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट दोस्तों जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्रीली सस्पेंड करते हैं कहाँ, हमारे साइटोप्लाज्म पे। द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो दोस्तों ये राइबोसोम्स होते कैसे हैं, द राइबोसोम्स आर 70S। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये 70S राइबोसोम होते हैं, जिनके 2 सब यूनिट होते हैं। एक होता है लार्ज सब यूनिट जो कि होता है 50S का, और दूसरा होता है दोस्तों स्मॉल सब यूनिट जो होता है 30S का। द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो दोस्तों राइबोसोम होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये हो गया दोस्तों राइबोसोम का स्ट्रक्चर। So friends, this is all about the structure of prokaryotic cells.